हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको लेसन नंबर 9 के बैक क्वेश्चंस बताऊँगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमने अभी तक करे नहीं और जो टॉपिक्स हमने अभी तक बिल्कुल भी पढ़े नहीं। ठीक है। एंड प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एएसडी। जो नेचर ऑफ एएसडी है वो मैं आपको पहले ही आगे करवा चुकी हूँ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ डू सोशल कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल सिम्टम्स टिपिकली प्रेजेंट, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एएसडी में ऐसे कौन कौन से सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियरल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे सोशल कम्युनिकेशन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। आई कांटेक्ट में डिफ़िकल्टी होती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चैलेंजेस होते हैं और कॉन्वर्सेशन में भी स्ट्रगल होता है। बिहेवियरल सिम्टम्स में क्या क्या आता है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, मतलब हर एक्टिविटी को रिपीट करता है। फिर आता है सेंसरी सेंसिटिविटीज़, रेपिटेटिव इंटरेस्ट, मतलब एक ही चीज़ में बार बार इंटरेस्ट आता है ना। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द चेंजेस मेड इन DSM-5 रिगार्डिंग द डायग्नोसिस ऑफ ASD। मतलब DSM-5 में ऐसे कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं जो ASD को डायग्नोज करने के लिए, और ये कैसे डिफरेंट है DSM-4 TR से, ये कैसे डिफ़र करता है DSM-4 TR से। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि DSM-5 में क्या क्या चीज़ें लाई गई ASD को डायग्नोज करने के लिए। फर्स्ट है सिंगल डायग्नोसिस। ASD इज़ अ सिंगल डायग्नोसिस रिप्लेसिंग द प्रीवियस सेपरेट डायग्नोसिस ऑफ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स, एस्पर्जर डिसऑर्डर एंड परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जो ASD एक ऐसा सिंगल डायग्नोसिस है जिसने पिछले जितने भी डायग्नोसिस थे उन डायग्नोसिस को सेपरेट किया है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्जर डिसऑर्डर एंड परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को। सेकेंड इज डायमेंशनल असेसमेंट। द DSM-5 introduces a developmental assessment of symptom severity rather than a categorical diagnosis। मतलब पहले severity के बेसिस पे बच्चे का डायमेंशनल असेसमेंट होता था, बट अब कैटेगरियल पर तो जो DSM-5 है उसमें ऐसा नया लाया गया है कि सिम्टम्स के सिवियरिटी के बेसिस पे बच्चे को डायमेंशनल असेसमेंट किया जाएगा। पर पहले क्या होता था, कैटेगरियल डायग्नोसिस। मतलब कैटेगरियल डायग्नोसिस के बजाय अब हम क्या करेंगे, बच्चे के सिम्टम्स के सिवियरिटी के लेवल के हिसाब से बच्चे को डायग्नोज करेंगे, एसेस करेंगे। ठीक है। अब अगला आता है टू डोमेन्स। इन द DSM-5 एसेस सिम्टम्स इन टू डोमेन्स। DSM-5 ने इन सिम्टम्स को टू डोमेन्स में एसेस किया है। फर्स्ट इज सोशल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव बिहेवियर्स। फोर्थ इज स्पेसिफायर्स। द DSM-5 इंक्लूड स्पेसिफायर्स फॉर सिम्टम सिवियरिटी। DSM-5 में कुछ स्पेसिफायर्स भी इंक्लूड होते हैं सिम्टम्स के सिवियरिटी के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। Fifth is age of diagnosis. The DSM-5 allows for diagnosis at any age rather than only in the early childhood. DSM-5 ये अलाउ करते हैं कि आप किसी भी एज में बच्चे को डायग्नोज करवा सकते हो, बजाय अर्ली चाइल्डहुड के। मतलब जो DSM-4 था उसमें ये था कि आप बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में डायग्नोज करवा सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू DSM-5, जो DSM-5 है वो हमें ये अलाउ करता है कि आप बच्चे को डायग्नोज करवा सकते हो किसी भी एज में। ठीक है। अब आता है डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। द DSM-5 differs from the fourth edition TR in the several key ways regarding the diagnosis of ASD. First is single diagnosis versus multiple diagnosis. DSM-4 TR separate diagnosis for autistic disorder, Asperger syndrome and pervasive development disorder. तो DSM-4 में ये था कि इन सभी के सभी डिसऑर्डर्स के लिए एक सेपरेट डायग्नोसिस होता था, सबका सेपरेट अलग से डायग्नोस किया जाता था सबको।
पर जो DSM-5 है उसमें एक सिंगल डायग्नोज किया जाता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए। सेकंड आता है नंबर ऑफ डोमेन्स। इसमें DSM-4 में इसके 3 डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, रेस्ट्रिक्शन और रेपिटेटिव बिहेवियर्स। और DSM-5 में 2 डोमेन्स होते हैं, सोशल कम्युनिकेशन और रेस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर्स। अब इसका थर्ड आता है डायमेंशनल असेसमेंट, कैटेगरियल डायग्नोसिस एंड DSM-5 डायमेंशनल असेसमेंट ऑफ सिम्टम सिवियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन कोमॉर्बिडिटीज एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस एसोसिएटेड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हाउ कैन दे कॉम्प्लिकेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। Differential diagnosis is the process of distinguishing between two or more conditions that may have similar symptoms or characteristics. डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक ऐसा प्रोसेस है दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए जिसके सिमिलर सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ASD एंड ADHD, वो इनके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। When diagnosing ASD, it's essential to consider other conditions that may present with the similar symptoms. मतलब जब हम ASD को डायग्नोज करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बाकी की कंडीशंस हैं हम उनके साथ के जो सिमिलर सिम्टम्स हैं उनको भी जो प्रेजेंट है कंडीशंस उनको सिमिलर सिम्टम्स के साथ उनको भी हम डायग्नोज करें। Conditions to consider in differential diagnosis. First is intellectual disability, second is language disorder, third is ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, anxiety disorder, schizophrenia, sensory processing disorder, trauma or attachment issue, social communication disorder, selective mutism. अगला है complicated diagnosis and treatment of ASD. Differential diagnosis with other conditions can complicate the diagnosis and treatment of ASD in several ways. जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसको बाकी की कंडीशन से साथ कॉम्प्लिकेट किया जाता है और उसके कारण क्या होता है जो डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट है दोनों ही कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं करने। तो हम नीचे पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस इन डायग्नोसिस, सिम्टम्स ओवरलैप विद अदर कंडीशंस मेकिंग इट चैलेंजिंग टू डिटरमाइन द ओवरलाइंग डायग्नोसिस। ऐसे सिम्टम्स जो ओवरलैप कर जाते हैं दूसरे कंडीशंस के साथ वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं कि उन ओवरलाइंग डायग्नोसिस को डिटरमाइन करने के लिए। सेकेंड इज को अकरिंग कंडीशंस, इंडिविजुअल्स विद ASD कैन मेक डायग्नोसिस मोर कॉम्प्लेक्स। को अकरिंग कंडीशंस एक इंडिविजुअल्स के पास जो ASD है वो डायग्नोज करता है बहुत ही मोर कॉम्प्लेक्स। ASD is a heterogeneous disorder and symptoms can vary widely among individuals, making diagnosis more complex और challenging. ASD एक heterogeneous disorder है और symptoms हर किसी के अलग होते हैं और यही चीज़ डायग्नोसिस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग बना देती है। अब ट्रीटमेंट में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसके काफ़ी मल्टीपल इंटरवेंशंस होते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में रिक्वायर डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोचेस, मतलब डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट अप्रोचेस करने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए जो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं। मैनेजिंग मल्टीपल कंडीशंस कैन इंक्रीज द ट्रीटमेंट बर्डन ऑन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। What is the impact of ADHD on academic and daily functioning in children? जो ADHD के बच्चे हैं उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है अकेडमिक और डेली फंक्शनिंग में। अकेडमिक चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ADHD के बच्चों में? ट्रबल विद ऑर्गेनाइजेशन, इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड डिफ़िकल्टी इन कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स, स्ट्रगल्स विद टाइम मैनेजमेंट। ये बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। डेली फंक्शनिंग चैलेंजेस, मॉर्निंग रूटीन डिफ़िकल्टीज, इनको मॉर्निंग में बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं, वेकअप, सुबह उठना, ड्रेसअप होना, ब्रेकफास्ट खाना। सेकेंड इज सोशल चैलेंजेस, इसमें फ्रेंड्स बनाना या सोशल रिलेशनशिप्स को डेवलप करना। इमोशनल रेगुलेशन में फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और आउटबर्स्ट, सेल्फ केयर डिफ़िकल्टीज, होमवर्क, स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट। Differentiation of ADHD presentations.
अब ADHD के कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस, उनको पढ़ते हैं। पहला है प्रीडोमिनेंटली इनएक्टिव प्रेजेंटेशन, शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हो ADHD PI। इसके जो प्राइमरी सिम्टम्स है वो हैं इनअटेंशन सिम्टम्स। फर्स्ट इज डिफ़िकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, अटेंशन नहीं है। डिसऑर्गेनाइजेशन, फॉरगेटफुलनेस मतलब भूल जाते हैं चीज़ों को। डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग टास्क, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में परेशानी। Characteristics, individuals with ADHD PI may appear to be daydreaming, forgetful और disorganized। मतलब जो ADHD PI के बच्चे होते हैं इनमें डे ड्रीमिंग होती है, दिन में सपने देखते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। जैसे हम हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके करते हैं, पर ये बच्चे ऑर्गेनाइज करके नहीं कर पाते। सेकेंड इज़ प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, इसको आप बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में ADHD PH। इसके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं फिजिंग और रेस्टलेसनेस, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाना। एक्सेसिव रनिंग और क्लाइंबिंग, मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ना या फिर जैसे ट्रीज़ वगैरह क्लाइंब करना। एंड डिफ़िकल्टी वेटिंग फॉर वंस टर्न, अपनी टर्न के लिए वेट करना बहुत मुश्किल होता है इन बच्चों के लिए। दूसरों को इंटरप्ट करना। Characteristics, individuals with ADHD PH may appear to be restlessness, impulsive और hyperactive। तो इनका characteristics यही होते हैं कि ये बच्चे restless होते हैं, impulsive होते हैं और hyperactive होते हैं। Now third is combined presentation, ADHD आप इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ये बोल सकते हो। इसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसमें दोनों होते हैं, इनअटेंशन भी होता है और हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं इन बच्चों में, कम से कम 6 सिम्टम्स के साथ और एक दूसरे की कैटेगरी के साथ होते हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स, इन सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इनअटेंशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं, जो मेरी आने वाली वीडियोज़, उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सकें। थैंक यू।